रीनहोल्ड नीबोर एक ऐसे प्रोटेस्टेंट प्रचारक थे जिन्होंने कि अमेरिका की 20th सेंचुरी की जो थिंकिंग है उसको बहुत अधिक प्रभावित किया। ना केवल अमेरिका की रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग को, बल्कि अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स को, उसके एथिक्स को और अमेरिका की कोल्ड वॉर में इंगेजमेंट को। इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन की प्राप्ति को उस व्यक्ति ने एक नई दिशा दी। तो ये जो नील बोहर हैं जी हैं, बेसिकली ये जर्मन माइग्रेंट्स के बच्चे थे और बचपन से फादर भी पादरी थे तो खुद भी पादरी बने। और बेसिकली इनका फोकस क्रिश्चियन में भी प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन की तरफ था और ये उसको फोकस कर रहे थे। थियोलॉजी के ये प्रोफेसर थे, उसी के ये छात्र रहे, पर उसके बावजूद इनका पॉलिटिक्स पे बहुत गहरा इन्फ्लुएंस रहा। इससे पहला संदेश तो हमें ये मिलता है, यदि कोई व्यक्ति आज के दौर में भारतीय प्राचीन चिंतन की स्टडी करता है, वेदों की स्टडी करता है, पुराणों की स्टडी करता है, अर्थशास्त्र की स्टडी करता है, किसी भी चीज़ की स्टडी करता है प्राचीन भारतीय ज्ञान की, तो उसकी वर्तमान राजनीति में भी रिलीवेंस हो सकती है। केवल उसको ट्रेडिशनलिस्ट कह करके, ब्रांड करके, अंधविश्वासी कह करके ब्रांड करना सही नहीं। इसका साक्षात एग्जाम्पल है रीनहोल्ड नील बोहर की जिंदगी। तो अब मैं शुरू करता हूँ इनकी बात क्या है। बेसिकली नील बोहर शुरू में तो क्रिश्चियनिटी की लिबरल इंटरप्रिटेशन पे विश्वास करते थे, पर ग्रेजुअली उनके अंदर जो उनका एक डिट्रॉइट में जो उनका एक मतलब एक्सपीरियंस था लोगों के बीच में, लोगों की समस्याओं को देखते हुए, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शिफ्ट होती है और वो एक नई ऑर्थोडॉक्सी को जन्म देते हैं और क्रिश्चियनिटी के अंदर, प्रोटेस्टेंट के अंदर। और बाद में यही प्रोटेस्टेंट जो ऑर्थोडॉक्सी उनके अंदर आती है, यही कल्मिनेट करती है क्रिश्चियन रियलिज्म के बर्थ में। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिश्चियन रियलिज्म है उसको ये पल्लवित करती है, उसको जन्म देती है। तो इस तरह से क्रिश्चियन रियलिज्म के फादर हमारे रीनहोल्ड नील बोहर है। तो वो कहते क्या है बेसिकली, नील बोहर ये उनकी एक फेमस बुक है 1932 की, इसमें वो कहते हैं मॉरल मैन एंड द इमोरल सोसाइटी। आदमी मॉरल होता है पर सोसाइटी इमोरल होती है। स्टडी इन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, इस बुक में बेसिकली वो ये बताने की कोशिश करते हैं मानव स्वभावता जो है उसको सही और गलत की फीलिंग होती है। अगर वो गलत कर भी दे किसी आवेश में आकर, किसी उन्माद में आकर के, तो बाद में उसको गिल्ट होती है और इसीलिए वो इजीली चेंज हो सकता है। परंतु जो एक ग्रुप कॉन्शियसनेस है, जैसे कि वो उदाहरण लेते हैं उस डेट्रॉइट के उस टाइम का 1910 के दशक का, जब डेट्रॉइट दुनिया में एक मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा था। तो ऐसे में जो बाहर से माइग्रेशन हो रही थी, ब्लैक लोग आ रहे थे, कैथलिक आ रहे थे, तो उनके खिलाफ जो वहाँ की लोकल प्रोटेस्टेंट आबादी थी वो कू क्लस क्लान में जुड़ रही थी, जो कि एक मतलब वायलेंट ग्रुप था, रेशियली भी और प्रोटेस्टेंट फेवरिंग था और दूसरों के खिलाफ था। तो उस टाइम उन्होंने जो लोगों की साइकी स्टडी की, उन्होंने ये पाया कि जो ग्रुप की जो कंजर्वेटिव वैल्यूज़ होती है, उस कंजर्वेटिव ना कहूँ मैं, ग्रुप की जो बाइसेस होती है, ग्रुप के अंदर जो मेलीज होती है, जो उसके अंदर जो कमियां होती हैं, वो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ग्रुप की एज अ कलेक्टिव जो उसके अंदर जो एक कंसाइंस पैदा होने में टाइम लगता है, वो हो नहीं पाती इतनी जल्दी जितनी जल्दी कि एक आदमी अपनी लाइफ में अपनी गलती को रियलाइज़ करता है। तो देयरफॉर समाज में आदमी मॉरल हो सकता है, पर जो इमोरल सोसाइटी, जो ग्रुप कॉन्शियसनेस है लोगों की, वो उनको अपने ग्रुप की जो एक साइकी है उसमें बांध देती है और उसमें चल करके लोग अपनी जो पर्सनल नैतिक एंगल से कोई बात सही और गलत है उसको भूल करके ग्रुप की मॉरलिटी को जस्टिफाई करने में लोग लग जाते हैं और इससे बड़ी दिक्कत आती है। ऐसा हमारे रीनहोल्ड नील बोहर कहते हैं और ये बात बताते हैं। उसके पश्चात उन्होंने एक और बुक नेचर एंड डेस्टिनी ऑफ मैन लिखी, जिसमें बेसिकली वो ह्यूमन नेचर और मानव का कैसे एवोल्यूशन होगा और मानव किस तरह सक्सेसफुल हो सकता है, इसके के ऊपर चर्चा करते हैं वो। और बेसिकली वो इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि मानव का स्वभाव तो ठीक है और वो इसमें क्रिश्चियनिटी को
बेस्ट मानते हैं। उनका मानना है कि बाकी रिलीजन, ये पता नहीं उन्होंने कैसे गढ़ लिया कि बाकी रिलीजन जो है फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी में गैप करते हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी दोनों फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को जोड़ के देखती है, क्योंकि दोनों गॉड ने क्रिएट किए हैं। पर अगर कोई और रिलीजन हम देखें तो बोला वो बॉडी और माइंड में ड्यूअलिटी पैदा करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस बेस पे वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी एक ऐसा फेथ है जो दुनिया को नई डायरेक्शन देगा। पर वो बोलते दिक्कत कहाँ आती है कि जो हम क्रिश्चियन है, हमारी दिक्कत ये आती है, हम सोचते हैं कि अगर मैं पर्सनल लेवल पे मॉरल हूँ, एथिकल हूँ और मैं उस एथिक्स को फॉलो करता हूँ तो मैं दुनिया को बदल सकता हूँ, मैं न्यायपूर्ण हूँ। पर वो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये असल में हमारा एक तरह का प्रोमिथियन इल्यूजन है, एक धोखा है हमारे साथ, हम उसमें लगे हैं। क्योंकि आप पर्सनल लेवल पे एक अच्छे क्रिश्चियन हो सकते हैं, एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु जो ग्रुप लेवल है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो ग्रुप की जो कॉन्शियसनेस है, वो आपको अच्छा आदमी नहीं होने देती। उसका जो कलेक्टिव एक्शन है वो अपनी बाइसेस से भरा हुआ है। तो आपको उसमें जा कर के उसकी जो पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और वहाँ भी आपको सही और गलत नहीं मिलेगा, ये गॉड है, ये इविल है, ऐसा नहीं मिलेगा। ग्रे एरियाज भी मिलेंगे वहाँ पर। जो आपकी गम्पशन है, जो आपकी कॉमन सेंस कह रही है, उसको डिफेंड करना पड़ेगा आपको जा करके। उसका उसमें कुछ कमियां भी हो, पर एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग वो लिस्ट पॉसिबल इविल है। तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। कोई परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है जा करके जहाँ आप पहुँच सकते हैं, और इसीलिए आपको इस पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आकर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी जाकर ह्यूमैनिटी जो है अपने आप को सेव कर सकती है, ऐसा रीनहोल्ड नील बोहर कहते हैं। इसके पश्चात उनका जो एक पैम्पलेट या एक बुक है जो कि चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, ए विंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ए क्रिटिक ऑफ इट्स ट्रेडिशनल डिफेंडर्स, अपने आप में ही ज़बरदस्त ये टाइटल है। 1944 की बुक है, 1944। चिल्ड्रन ऑफ लाइट वो कह रहे हैं लिबरल्स को, चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस वो कह रहे हैं रियलिस्ट को, एंड विंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी को जस्टिफाई कर रहे हैं लिबरल्स के साथ, पर वो जो इसके ट्रेडिशनल डिफेंडर है उनको क्रिटिक कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही यूनिक एक तरह का उनका हम कह सकते हैं टॉपिक है, इसका नाम है। बेसिकली यहाँ वो चाहते तो लिबरलिज्म की विजय है, पर लिबरलिज्म को अपनी आंखें खोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अपनी आंखें खोलो और ह्यूमन नेचर को अच्छा मत समझो, इसके अंदर बहुत सी कमियां भी हैं। तो इसीलिए आप रियलिज्म से कुछ लो, जो संशयवाद है, जो डाउटफुलनेस है, या पावर की जो नेसेसिटी, उसको लो और उसको फिर लिबरल वैल्यूज़ में इंस्ट्राइन करो, तब जा कर के आप डेमोक्रेसी को डिफेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन लाइन उन्होंने पेश की, मैं आपके सामने रखता हूँ। लाइन है, मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल। आदमी की जो न्याय करने की जो कैपेसिटी है वो डेमोक्रेसी को पॉसिबल बनाती है। परंतु बट मैंस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी, परंतु उसी मानव के अंदर अन्याय करने की इच्छा भी जागती है, और उससे बचने के लिए हमें अनिवार्य रूप से डेमोक्रेसी चाहिए। तो बेसिकली रीनहोल्ड नील बोहर का ह्यूमन नेचर की गुडनेस पर, जो कि नॉर्मल क्रिश्चियन सोचते हैं, उसको विश्वास नहीं है उनका। जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स में भी प्रमोट होती है वैल्यू, उस पर वो विश्वास नहीं करते, बल्कि वो बोलते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल थियोलॉजिकल जो ओरिजिनल सिन की जो वैल्यू है कि भाई मानव स्वभावतः गलती की और उसको अवेयर रहना पड़ेगा उस गिल्ट के प्रति, वो हमें बेटर पुश कर सकती है, जिससे कि हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो ज़्यादा न्यायप्रिय हो। और उसके लिए हमें फिर उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने पड़ेंगे, शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप आदमी को उसके अच्छे नेचर पे छोड़ सकते, क्योंकि मानव के अंदर अच्छाई है तो उसके अंदर बुरा करने का, विशेषकर ग्रुप कॉन्शियसनेस में इंक्लिनेशन रहती है भाई। ये सब उन्होंने जो देश के अंदर देखा, और जो इंटरवर्ल्ड वॉर पीरियड में जो हमारे जो ये जो हिटलर का राइज हुआ, टोटलिटेरियनिज्म को विजिट किया, उससे उनको क्लियर हो गया। और उसके बाद उसका इम्प्लीकेशन ये गया फॉरेन पॉलिसी पे कि इस आदमी ने क्रिश्चियन रियलिज्म के नाम पर अमेरिका का जो कंटेनमेंट थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया। इवन अमेरिका के न्यूक्लियर वेपनाइजेशन को सपोर्ट किया। हालांकि इनिशियली ये बहुत बड़े पैसिफिस्ट और सोशलिस्ट मेंटलिटी के बंदे थे, पर जब इनको लगा कि इनकी जो कंसेप्ट परसेप्शन थी सोशलिज्म की और
और पैसिफिज़्म की, वो मैच नहीं कर रही ग्राउंड की रियलिटी से। तो इन्होंने अपने को टोटली 90 डिग्री घुमाया और फिर इन्होंने अमेरिका के जो न्यूक्लियर वेपन का जो परस्यूट था अपनी सेफ्टी के लिए, उसको डिफेंड किया, क्योंकि पीस के लिए आपके तलवार चाहिए, क्योंकि मानव का स्वभाव गधा है। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो इन्होंने कंटेनमेंट थ्योरी को डिफेंड किया। इसके लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी के नाम से संस्था भी बनाई और बाद में इनके इन्फ्लुएंस में आकर के जॉर्ज किनान, जो कि अमेरिका के कोल्ड वॉर के लीडिंग एक्सपर्ट थे कंटेनमेंट थ्योरी के, वो किनीथ वॉल्स, हैंस जे मॉर्गेंथू और भी कई विद्वान इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, जो कि बाद में जाकर के अमेरिकन रियलिज्म को एक मतलब एस्टेब्लिश नॉर्म बनाते थे, या उसमें फिर सब्सिक्वेंटली जो न्यू रियलिज्म बना उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो ये सब उसमें उसको एक मतलब एक तरह की ह्यूमन सर्विस, एक तरह की फाउंडेशन इन्होंने रखी है हमारे रीनहोल्ड नील बोहर जी ने। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जब हम रियलिज्म की बात करते हैं, जिस तरह से वो 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस की बात जब एडवर्ड हेलेट कार कहते हैं, और उसमें वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक तरह से अपीजमेंट की पॉलिसी इनिशिएट की जाती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बताते हैं। उसी तरह से इस व्यक्ति के लिटरेचर ने भी, चाहे वो 1932 की किताब हो मॉरल मैन इन मॉरल सोसाइटी, या नेचर एंड डेस्टिनी ऑफ मैन, या चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, इन वर्क्स से भी बेसिकली रियलिज्म के उदय में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ी भूमिका निभाई गई है। तो ऐसे में इस व्यक्ति रीनहोल्ड नील बोहर जी की स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त इनका प्रभाव बहुत जगह पड़ा। इवन मार्टिन लूथर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मार्टिन लूथर जिन्होंने की सिविल राइट्स के लिए, ब्लैक्स की अधिकारों के लिए विशेषकर लड़ाई लड़ी, वो नील बोहर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनकी इस बात से प्रभावित थे कि भाई मैन गुड हो सकता है, पर एज अ ग्रुप में हमारे अंदर इविल पाया जाता है, उससे हमें सजग रहना चाहिए, उसकी बात इन्होंने की थी। तो इस बात से वो बड़ा इंस्पायर हुए। इसके अतिरिक्त इन्होंने लास्ट में वियतनाम वॉर का विरोध किया, उसको इनडिफेंसिबल कहा, बल्कि कहा मुझे बड़ा दुख है। तो ये भी इनका एक शिफ्ट था कि ये ऐसे मतलब मतलब बिना अनकंडीशनल नेशनल को भी, अपने देश को सपोर्ट नहीं करते थे। इनका ये मानना था कि वे हमें एक तरह से जहाँ देश हमारा गलत कर रहा है उसको क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा। इनिशियल पीरियड में ये पैसिफिस्ट थे, क्योंकि क्रिश्चियन थे और मैक्सिमम वर्ल्ड में क्रिश्चियन, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी फैली थी, तो ये मानते थे क्रिश्चियंस के बीच में एक डायलॉग स्टैब्लिश हो सकता है। परंतु वो ऐसा इनको नहीं लगा जब सिचुएशन चेंज होने लगी, ऐसी भी स्थिति एक आई। उसके पश्चात एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा इनकी ग्रेटनेस कि भाई जब वहाँ डिट्रॉइट में कू क्लक्स क्लान खड़ी हो रही थी, और तो इस आदमी ने मंच पे खड़े होकर के जगह जगह उसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि ये कू क्लक्स क्लान वाले मेरे ही अपने प्रोटेस्टेंट रिलीजन से आते हैं, और मेरे ही रिलीजन की जो ये व्यवस्था मुझे दिख रही है, इसे दिख रहा है कि आदमी एज अ ग्रुप, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नेशन हो, चाहे कोई प्रेशर ग्रुप हो, वो करप्ट हो सकता है, वो सत्ता का भूखा हो सकता है, और हमें उसकी आलोचना करनी चाहिए। तो इन्होंने खुल करके कू क्लक्स क्लान की आलोचना की और कहा हमें अपने जो कैथलिक भाई हैं और जो अपने ब्लैक्स हैं उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ये भी इन्होंने बात बोली, और इन्हीं की थ्योरी से बात सामने आई कि चाहे व्यक्ति तो मॉरल हो सकता है, पर जब बात आती है किसी चर्च की, किसी चर्च के डिनोमिनेशन की, किसी स्टेट की, किसी नेता की, तो मतलब पार्टी की, तो वो एज ए कलेक्टिव जो ग्रुप कॉन्शियसनेस है वो इतनी ज़्यादा एथिकल नहीं होती, और वो करप्ट हो सकती है। ये बात इन्होंने रखी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रिविलेशन है। थैंक यू।